हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वीएनएस ज्ञान। आज हम क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को समझेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। हम डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस को देखते हैं, जैसे कि अगर हम मिल्क को गर्मी के दिनों में बॉयल नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मिल्क स्पॉयल हो जाएगा। साथ ही साथ आप देखोगे कि अगर आपने आयरन के नेल्स के या आयरन के किसी ऑब्जेक्ट को ह्यूमिड कंडीशन में रख दिया तो उस पे रस्ट लग जाती है। इसी तरीके से अगर आपने ग्रेप्स को बहुत टाइम तक छोड़ दिया तो उसमें फर्मेंटेशन हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने फूड को कुक कर लिया तो फूड के टेस्ट में चेंज आ जाएगा। इसी तरीके से हमारी बॉडी फूड को डाइजेस्ट करती है, जिससे हमें एक नया सब्सटेंस मिल जाता है। हमारी बॉडी रेस्पिरेशन का प्रोसेस करती है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। सो आपने इन सभी चीजों में देखा होगा कि हमारा जो इनिशियल सब्सटेंस था उसका जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं। सो द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। सो व्हेन इन एनी काइंड ऑफ चेंजेस इफ न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, किसी भी चेंजेस में अगर हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है सो ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। और ये केमिकल चेंजेस क्यों होते हैं? ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शंस के कारण हमें केमिकल चेंजेस मिलते हैं। आइए एक एक्टिविटी को समझते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट एक्टिविटी। इसमें हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम के रिबन को लेते हैं और उसे सैंड पेपर से रब करते हैं। अब ये क्यों रब करते हैं इसे मैं बाद में बताऊंगा। मैग्नीशियम के रिबन को आप सैंड पेपर से रब करोगे और उसके बाद बर्नर से इसे बर्न करोगे। फिर आप जब देखोगे इसमें सो बर्न करने के बाद वॉच ग्लास में आपको एक न्यू सब्सटेंस मिल जाएगा, इसके एसेस मिल जाएंगे एंड दैट एस इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम से हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, एक नया सब्सटेंस मिल गया। इस तरीके से ये एक केमिकल चेंज हुआ। और ये केमिकल चेंज किस रीजन से हुआ? केमिकल रिएक्शन के कारण। अच्छा, आप सैंड पेपर से इस मैग्नीशियम रिबन को क्यों रब करते हो? सैंड पेपर से हम इस मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को जब ओपन एयर में रख दिया जाता है सो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर बहुत छोटी सी मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है, जिसके कारण ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के अपर लेयर को रिमूव करने के लिए हम सैंड पेपर का यूज करते हैं। So the magnesium ribbon burn with a dazzling white flame and then it changes into the white powder, and this white powder is none other than magnesium oxide. आइए नेक्स्ट एक्टिविटी को समझते हैं। हम लेड नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं और इसके बाद क्या ऑब्जर्व करते हैं, आइए रिएक्शन को समझते हैं। सो आपने लेड नाइट्रेट यानी कि Pb NO3 ट्वाइस लिया और इसमें पोटेशियम यानी कि Ki आयोडाइड मिलाया। इस रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा? इस रिएक्शन से हमें KNO3 प्लस PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड मिलेगा। ये जो लेड आयोडाइड होता है इसका कलर येलो होता है, इसलिए हमारा जो रिएक्शंस है इसके बाद हमें येलो कलर मिलता है। आइए नेक्स्ट एक्टिविटी को समझते हैं। हम जिंक के कुछ ग्रैनुल्स को लेते हैं और उस जिंक के ग्रैनुल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व कर देते हैं या डाल देते हैं। आप यहाँ पर एक बीकर देख रहे होगे। हम जिंक के ग्रैनुल्स को लेते हैं और उन्हें सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। आपने अलग अलग रिएक्शंस को देखा। इस हाइड्रोजन गैस के निकलने के साथ ही हमें क्या मिलता है, बहुत सारा हीट मिलता है। सो आपने कुछ रिएक्शंस को देखा
और आपने उन रिएक्शंस में देखा होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि चेंज इन स्टेट। हमारे जो भी रिएक्टेंट होते हैं, जिन भी कंपाउंड का हम रिएक्शंस कराते हैं, उनके स्टेट में चेंजेस आते हैं, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसियस। ऐसे ही उनके कलर में भी चेंजेस हमने देखे। साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपने इवॉल्व होती हुई देखी, सो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैसेस भी हो सकते हैं। साथ ही साथ टेम्परेचर में चेंजेस भी हो सकते हैं। आइए केमिकल इक्वेशंस को समझते हैं। अब इन सभी केमिकल रिएक्शंस को आपने देखा, इनको हम वर्ड्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन में हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन देखा था। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। सो द सबस्टेंस दैट गोज अंडर द केमिकल चेंज इज कॉल्ड रिएक्टेंट, यानी कि वे सबस्टेंस जिनका केमिकल चेंज होता है, दैट विच गोज अंडर द केमिकल चेंज, दे आर नोन एज रिएक्टेंट। आफ्टर द रिएक्शन whatever the substance we get that is called product। रिएक्शंस के बाद जो भी सब्सटेंस हमें मिलता है हम उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट को आप एडिशन साइन से डिनोट करोगे, उन्हें ऐड करके दिखाओगे। प्रोडक्ट को शो करने के लिए आप एरो सिंबल का यूज करते हो। So is there any efficient way to write this reactions? क्या कोई अच्छा तरीका है जिससे हम इन रिएक्शंस को लिख सकें? क्योंकि अगर हम वर्ड्स के फॉर्मेट में लिखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा राइट डाउन करना पड़ेगा। इसीलिए हम इन रिएक्शंस को वर्ड्स के फॉर्मेट में ना लिख के सिंबल्स के हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि इन प्लेस ऑफ मैग्नीशियम वी विल राइट द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम Mg। इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन वी विल राइट द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन विच इज O2। और हमें क्या मिलेगा इससे, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। यहां पर अगर आप चेक करोगे सो मैग्नीशियम के 1 एटम और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल या फिर 2 एटम से हमें 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन यहां पे आपको प्रोडक्ट में दिख रहा होगा। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं? नहीं है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, बट राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के 1 ही एटम्स हैं। सो द रिएक्शंस इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, दे आर कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर हमारे नंबर ऑफ एटम्स सेम है, इक्वल है हर एक एलिमेंट के, सो इन्हें हम बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। अदरवाइज इन्हें अनबैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। अनबैलेंस इक्वेशन को आप स्केलेटल केमिकल इक्वेशन से भी जानते हो। सो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा द मास can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the mass of the element present in the reactant। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सो फर्स्ट कंडीशन में जहां पर हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया था, उस कंडीशन में हमें मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं? इक्वल नहीं है। ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है। सो इसे हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि यहां पर आपके पास है जिंक के ग्रैनुल्स प्लस H2SO4, then it gives ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इन्हें बैलेंस करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम एलिमेंट के नेम, सेकेंड कॉलम में लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे दैट इज द नंबर ऑफ एटम, एंड राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स। सो आप देख रहे होगे जिंक के लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है,
जिनके राइट हैंड साइड में भी 1 एटम है, सो हमने यहाँ पे 1 और 1 मेंशन कर लिया। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम्स हैं, राइट हैंड साइड में भी 2 एटम्स हैं, सो हमने हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स मेंशन कर लिए। सल्फर के लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम्स, राइट हैंड साइड में 1 एटम, सो हमने 1 1 मेंशन कर लिया। सिमिलरली ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 4 एटम्स, ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में भी 4 एटम्स हैं, सो यहाँ हमने 4 4 एटम मेंशन कर लिया। आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सारे एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम है, इसीलिए ये एक बैलेंस इक्वेशन है, इसे हम बैलेंस नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। So in this next example, iron react with water gives ferric oxide and hydrogen gas. So आइए इसे समझते हैं। यहां पर आप क्या करोगे, एक टेबल बना लोगे जिसमें आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स को लिख लोगे ऑन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। आयरन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज 1 while the iron on right hand side is 3. So ये हमने मेंशन कर लिया 1 and 3. Next, hydrogen on the left hand side is 2 while the hydrogen on the right hand side is 2. So we have written 2 and 2. Next, oxygen on the left hand side is 1 while the oxygen on the right hand side is 4. So हमने ये 1 और 4 मेंशन कर लिया। So इस तरीके से आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन एज वेल एज ऑक्सीजन इज नॉट सेम ऑन द राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड। सो वी विल समहाउ बैलेंस दिस। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे जो भी कंपाउंड्स दिए गए हैं हम उन पे एक ब्रैकेट लगा लेंगे लाइक दिस। जैसे इस बुक में ब्रैकेट लगाया गया है उसी तरीके से आप ब्रैकेट लगा लोगे। नाउ अंडर दिस ब्रैकेट यू कांट चेंज एनीथिंग। इस ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी नंबर नहीं लिख सकते हो, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। चेंजेस आप कहां कर सकते हो, जस्ट बिफोर एनी कंपाउंड यू कैन राइट द नंबर टू बैलेंस दिस। यानी कि किसी भी कंपाउंड के लेफ्ट हैंड साइड में आप एक नंबर लिख सकते हो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड टू बैलेंस देम, बैलेंस करने के लिए। आइए इसे एग्जांपल समझते हैं। आपने देखा होगा द नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज 1 while the number of oxygen in the right hand side is 4. So this is the biggest difference. ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इसमें 1 और 4 का, इसीलिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप 1 को 4 बना सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग बाय 4. सो वी विल मल्टीप्लाई 4 इन द लेफ्ट हैंड साइड. So on the left hand side the oxygen is there in the water, so we will multiply 4 in the water to attain 4 oxygen. So water molecule के just पहले हमने 4 write down कर लिया to attain 4 oxygen. अब इसे करने से क्या प्रॉब्लम हो गई, इसे करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम चेंज हो गए. जरा इसको नेक्स्ट टेबल से समझते हैं. सो इन रिएक्टेंट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 4 मल्टीप्लाइड 2 गिव्स 8, while on the right hand side the number of hydrogen is just 2. So how we can make this 2 into 8? 2 को आप 8 में कैसे चेंज कर सकते हो, by multiplying by 4. So right hand side में हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. So next स्टेप में आप देख सकते हो यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. So in the next step we have 4 hydrogen. Now let's again see if there is anything left. So हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, हमने ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर लिया, बट
हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 1 आयरन है, वही राइट हैंड साइड में 3 आयरन है। सो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी हैव 3 आयरन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 3 आयरन ऑन द राइट हैंड साइड। सो इसे आप एक टेबल के हेल्प से देख सकते हो। द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स on the right hand side of each element. So this becomes a balance equation. So sometimes while writing the equation you should also mention the physical states of the reactant and product, यानी कि reactant और product के physical state को भी आप mention करते हो। So the gaseous state is mentioned by writing G, small g, while the liquid state of reactant or product is mentioned by writing L, while the aqueous state of reactant or product mentioned by writing AQ, and to represent solid state we write S. Now what is the aqueous state? So aqueous state is basically a state of reactant or product which is present in water as a solution, यानी कि aqueous state वो state होती है जिसमें कि हमारे reactant या product water में solution के format में होते हैं। Now sometimes we also have different temperature, pressure and catalyst with the help of that reactions takes place, यानी कि इन कंडीशंस के कारण ही रिएक्शंस होते हैं। सो इन्हें मेंशन करने के लिए हम इन्हों एरो के ऊपर या नीचे राइट डाउन कर लेते हैं। जैसे आप यहां देख सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड CO is called carbon monoxide, react with hydrogen at 340 atmospheric pressure gives CH3OH, methanol. While in the next reaction you can see that carbon dioxide react with water in the presence of sunlight and chlorophyll gives glucose, oxygen and water. ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है which we also known as photosynthesis. इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं photosynthesis. आइए आगे समझते हैं। Types of chemical reactions. So the first type of chemical reaction is called combination reaction. So what is a combination reaction? Let's first see the example. आइए सबसे पहले एक example समझते हैं। So हम एक बीकर लेते हैं, बीकर में आप कुछ वाटर ले लोगे और इसमें मिक्स कर दोगे आप कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स CaO, which is called calcium oxide, or it is also called quick lime. So this quick lime react with water gives CaOH twice, calcium hydroxide. जहां पर भी आपको OH लगा होता है जनरली हम वहां पे हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। It is also called slagged lime and the heat is produced. हीट प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शंस में। सो आपने देखा कि हमारे रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, देन इट गेव अ सिंगल प्रोडक्ट। सो द रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्मेड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। CaO is called quicklime, you should remember that, and calcium hydroxide which is CaOH twice is known as slagged lime. So this CaO is actually used for white washing. जब हम घरों में चूना लगाते हैं यानी कि व्हाइट वॉशिंग करते हैं, सो हम मार्केट से CaO यानी कि क्विक लाइम बाई करके लाते हैं, उसे वाटर में मिलाते हैं और फिर उसे अपने वॉल्स पे लगा देते हैं, विच इज स्लेग्ड लाइम। And
आफ्टर व्हाइट वॉशिंग स्लेक्ड लाइम ऑन द वॉल, जब आप स्लेक्ड लाइम को वॉल पे लगा दोगे, आफ्टर 2-3 days you will observe that your wall will start to shine. 2-3 days के बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपकी वॉल क्या करने लगी, शाइन करने लगी. Why this happens? Because this calcium hydroxide which you have applied on your walls react with carbon dioxide in the atmosphere and forms calcium carbonate and water. So this calcium carbonate layer which is now formed on your walls will shine. आइए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ और एग्जांपल को समझते हैं. सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज बर्निंग ऑफ कोल. हम कोल को बर्न करते हैं. कोल इज कार्बन, सो बर्निंग ऑफ कार्बन. सो कार्बन burns with oxygen and gives carbon dioxide gas. So you can see the state is written there, that is carbon which is in solid format while the oxygen gaseous format, and our product is also a gaseous format. Next, formation of water from hydrogen and oxygen. So here hydrogen react with oxygen gives water. So here all of the reactant are forming a single product, that's why it is a combination reactions. So now in the sum of the reaction you will observe that heat is also produced. कुछ रिएक्शन में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि इसमें हीट भी प्रोड्यूस्ड होती है. So the reaction in which the heat is released with the product, that is called exothermic reactions. यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें की हमारे प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है, इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कार्बन. नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ मेथेन आल्सो प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. डू यू नो द रेस्पिरेशन विच टेक्स इन आवर बॉडी, दैट इज आल्सो अ exothermic process. Now what is a respiration? Basically we eat lot of food and that food is digested by our body. हम बहुत सारा कुछ खाना खाते हैं, राइस खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, and all these are digested by our body and forms glucose. So ये सभी हमारे बॉडी में डाइजेस्टेड होते हैं और इनसे बनता है कार्बोहाइड्रेट, and from the carbohydrate it becomes glucose. And now this glucose combine with oxygen in our cell and produce energy. So this is the reaction of that, which is glucose react with oxygen, forms carbon dioxide, water and energy, and this carbon dioxide we exhale through our nose. Now the decomposition which takes place in the vegetables, that is also a exothermic reactions. So a question should rise in your mind, is all the reaction exothermic? That simply means, is in all the reactions always the heat is produced? No. In some of the reactions heat is also absorbed, and that we will study later. So next reactions is decomposition reactions. So what is a decomposition reaction? First let's see the example and then we will understand. So you can see this girl. This girl has taken ferrous sulfate crystal. This crystal is of green color and now she is hitting that crystal. So we will write that heat on the top of the arrows. So ferrous sulfate crystal को हमने क्या किया, heat provide किया, then it will turn into the ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Now the color of the ferrous sulfate which was green turn into brownish red.
brownish red. So what is a decomposition reaction? So decomposition is a kind of reaction in a reactant breaks into many products, two or more than two products, then it is called decomposition reactions. If this decomposition reactions is carried out by providing heat, then it is called thermal decomposition. In the earlier reaction you have seen, पहले के रिएक्शन में आपने देखा होगा कि फेरस सल्फेट को हमने हीट प्रोवाइड की थी जिससे फेरस सल्फेट ब्रेक हो जाता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में. सो इस हीट प्रोवाइड करने के कारण ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ. दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ब्रेकिंग ऑफ लाइमस्टोन. सो लाइमस्टोन हम लेते हैं विच इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड वी विल प्रोवाइड हीट. हम इसे हीट अप करेंगे, देन वी विल गेट क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. लेट्स सी द अनदर एक्टिविटी. In this another activity, we will take lead nitrate powder in a tube and we will heat it. आप क्या करोगे? lead nitrate को लोगे in a tube and then you will heat it. What you will get? You can see this brown fumes. This brown fumes is actually nitrogen dioxide which we get after heating the lead nitrate. Let's see its chemical reactions. So after heating this lead nitrate, we get lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. This nitrogen dioxide is of color of brown. That's why you can see this brown fumes here, which is made of nitrogen dioxide. So let's see the next type of decomposition reaction. This type of decomposition reaction is also called decomposition with the help of electrolysis. So in this process we take the solution of any compound which we want to do the decomposition and we pass the electricity through electrode and the compound breaks into the product. This is called decomposition with the help of electrolysis. So इस केस में हमने एक बीकर लिया, बीकर में आप देख रहे हो हमने 2 इलेक्ट्रोड को इंट्रोड्यूस किया. यहाँ पर इस बीकर में हमने वाटर को फिलअप कर दिया और 2 टेस्ट ट्यूब को अटैच कर दिया है. सो आफ्टर द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस दिस वाटर विल ब्रेक इनटू हाइड्रोजन गैस प्लस oxygen gas. Now this oxygen gas which we collect in one test tube and hydrogen gas is getting collected into another test tube. Now one thing you will notice that there is more hydrogen gas than the oxygen gas. Why this happens? Because the ratio of hydrogen and oxygen which we get after the decomposition is 2:1. That's why we get twice the volume of hydrogen than the oxygen. इसीलिए हमें हाइड्रोजन का वॉल्यूम ट्वाइस मिलता है ऑक्सीजन से, because in the water the number of atoms of hydrogen is 2 and oxygen is 1. आइए आगे समझते हैं. In the next activity
we have taken silver chloride which is of silver color in a china dish, and then we will keep this under the sunlight. So after keeping this under the sunlight for some time, what will happen? This silver chloride will turns into gray color. Why this have turned into the gray color? Because the silver chloride, which is AgCl, due to the sunlight breaks down into the silver and chlorine, and due to the chlorine the color of this silver chloride has become brown or gray, you can say. Next example is of silver bromide. So we will take the silver bromide and keep it under the sunlight. After that you will observe that silver bromide will breaks into silver and bromine, and this reaction is used in the black and white photography in earlier times. So when we were understanding that burning of carbon was, after burning of carbon you will get carbon dioxide, and this was exothermic reaction where heat is produced. Now there is one more kind of reaction is there, which is called endothermic reaction, in which heat is absorbed or the energy is absorbed. So the example of this is barium hydroxide, which is BaOH twice plus ammonium chloride, which is NH4Cl, gives BaCl2 plus NH4. Okay, wait a second. Which gives BaCl2 plus NH4OH, ammonium hydroxide, which is a endothermic reaction in which energy is absorbed. आइए आगे समझते हैं. So our next reaction is displacement reaction. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. We will take iron nails and then we will dip this iron nails into the copper sulfate solution. Copper sulfate means CuSO4. So after keeping this in copper sulfate solution, what you will observe that the nail after keeping in copper sulfate solution will become somewhat brownish red, while the solution which was of blue color fade its colors and becomes almost colorless. So why this happens? Because if you keep the iron nails into the copper sulfate solution, iron react with copper sulfate and then it forms iron sulfate plus copper. So here you can clearly see iron replaced copper from its compound. आयरन ने कॉपर को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दिया and took its place. That's why it is also called displacement reactions, in which one element or one ion displaces another element or ion from its compound. That's why it is called displacement reactions. कुछ और displacement reactions को हम समझते हैं. For example,
zinc plus copper sulfate, in which zinc displaces copper from copper sulfate and then form zinc sulfate plus copper. Our next example is lead plus copper chloride, in which lead will react with copper chloride and it will displace copper from copper chloride and then it will form lead chloride plus copper. Basically, more reactive metal displaces less reactive metal from its compound or element from its compound. Now let's see the another kind of reaction which is also called double displacement reactions. So what is actually a double displacement reaction? So in the single displacement reaction we have seen that element displaces another element from its compound, यानी कि एक element another element को उसके compound में से displace कर लेता है. Similarly double displacement reactions में ions एक दूसरे को ही क्या कर देते हैं, displace कर देते हैं. That's why they are called double displacement reactions. So the reaction in which there is exchange of ion between the reactant are called double displacement reactions. आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं. Sodium sulfate react with barium chloride and here sodium will displaces barium and the barium will displaces sodium. So in place of sodium, barium will come, then it will become barium sulfate, and in place of barium, sodium will come, so it will be called sodium chloride, NaCl. Let's see the next activity. So in the next activity, we will take copper powder and then we will heat it. What will happen? In this case, the copper powder will become copper oxide and it will turn its color to black. Why this happens? Because the oxygen added up to the copper and copper become copper oxide. So the reaction is here. कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है हीट अप करने पे और हमें प्रोवाइड होता है, हमें मिलता है प्रोडक्ट के फॉर्मेट में कॉपर ऑक्साइड. सो हियर वी विल अंडरस्टैंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. सो आपने देखा कि कॉपर में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया. सो इफ अ सब्सटेंस gains the oxygen during a reaction then it is said to be oxidized. यानी कि अगर कोई भी सब्सटेंस किसी भी रिएक्शंस में ऑक्सीजन गेन करता है अगर कोई सब्सटेंस किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन करता है देन वी विल कॉल इट ऑक्सीडेशन. और इफ एनी कंपाउंड loses hydrogen in any reaction then it is also called oxidation. यानी कि किसी भी रिएक्शंस में अगर आपके कंपाउंड ने ऑक्सीजन गेन किया या फिर हाइड्रोजन लूज किया सो उस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं. इसका जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन. सो इन रिडक्शन if any compound, any element loses oxygen, ऑक्सीजन को लूज करता है या फिर हाइड्रोजन को गेन करता है then it is called reduction. So if one reactant gets oxidized while other gets reduced, यानी कि एक ही रिएक्शन में अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही मिलता है साइमल्टेनियसली, उस केस में उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. आइए एग्जांपल से समझते हैं. सो यहां आप देख रहे हो इन दिस रिएक्शंस हाइड्रोजन हियर डज नॉट हैव ऑक्सीजन while in the product it have oxygen. That's why
it have gained oxygen. When it gained the oxygen, that's why it is called oxidation. So that's why it is getting oxidized. While in the reactant you can see there is a oxygen with copper, but in the product there is no oxygen with copper. So here copper have lost the oxygen, that's why it is getting reduced or it is getting reduction. In the next example, you can see zinc in the left hand side have oxygen, while zinc in the right hand side does not have oxygen. So it is losing oxygen, and when it is losing oxygen, it is getting reduced, which is called reduction. While the carbon is gaining oxygen, that's why it is getting oxidized. In the next example, you can see the manganese is losing oxygen while the chlorine is losing hydrogen. So loss of oxygen is called reduction and the loss of hydrogen is called oxidation. आइए आगे समझते हैं. So due to the oxidation and reduction, there are some of the effect which happens in our daily life. Oxidation और reduction के रीजन से ही हमारे लाइफ में कुछ चीजें होती हैं. आइए उसे समझते हैं. So if you keep the iron in humid condition, अगर आप आयरन को ह्यूमिड कंडीशन में रखते हो कुछ टाइम तक, आप देखते हो कि आयरन के ऊपर ब्राउन रेड कलर का कोई सब्सटेंस आ जाता है which is called rusting. So when due to the rusting our iron become corroded and after some time it becomes very weak and unuseful. So this process in which the metal is attacked by the substances around it such as moisture, acid, यानी कि आपका जो मेटल होता है moisture, acid, इन सभी के रीजन से क्या होता है, corroded होता है, then it is called corrosion. So due to this corrosion, the body of the car get damaged, bridges get damaged, iron railings get damaged. To stop the corrosion, usually what we do, we used to grease them or either paint them. So sometimes you will feel that after keeping food or fat oil containing food in open for some time, what will happen? They become very bad tasty. So their taste actually become very bad and their smell also become very bad. Why this happens? Because of the oxidization of fats and oil present in it. यानी कि उसमें जो fats and oils होते हैं वे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जिनसे उनका टेस्ट एंड उनका जो स्मेल होता है बहुत ही खराब हो जाता है. दैट इज नोन एज rancid. So how we can prevent the rancid? To preventing the rancid we can use antioxidant, यानी कि हम उनमें एंटीऑक्सीडेंट अगर ऐड कर दें so ऑक्सीडेशन का प्रोसेस इजिली नहीं होगा और हमारे फूड बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे. जैसे कि पैकेट फूड आते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड रहता है. साथ ही साथ अगर आपको फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख दोगे उस कंडीशन में भी आपके फूड बहुत टाइम तक अच्छे रहेंगे, खराब नहीं होंगे. आपने देखा होगा कि जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं उनके अंदर गैसेस भरी रहती हैं विच इज यूजुअली नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज बेसिकली डज नॉट allow or you can say does not react with the substance present in it. That's why the oxidation does not take place and the chips remain very good for very long time. So this is how we have finished this chapter. I hope you have understand this chapter. So the question part will be in the next video. Thanks for watching. Okay, thank you.